नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर और क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। साथ साथ कुछ झलकें होंगी फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी भाजपा। नितिन नवीन ने की लखनऊ में सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक। नितिन नवीन ने कहा 2027 प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत पहली मदर सेक्शन किस्त की जारी। मजदूरों को सम्मानजनक रोजगार देना बताया सरकार की प्राथमिकता। राज्यों के साथ किया वर्चुअली संवाद। विवादित वीडियो मामले को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान की बढ़ी मुश्किलें। मान के विरोध में स्वर्ण मंदिर में पंथक बैठक जारी। सिख गुरुओं के कथित अपमान पर जताया कड़ा ऐतराज। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुंबई, ठाणे समेत कई जिलों में रेड अलर्ट। उफान पर पहुंची कई नदियां, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। और फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में मोरक्को की शानदार जीत। कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। फ्रांस ने पैराग्वे को मात देकर अंतिम 8 में किया प्रवेश। मिशन यूपी पर नितिन नवीन। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज लखनऊ में एनडीए के सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक समन्वय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एनडीए के कई प्रमुख सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो वहीं मंत्री आशीष पटेल ने भी बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से वरिष्ठ नेता त्रिलोक त्यागी भी पहुंचे। बैठक में एनडीए के भीतर तालमेल, आगामी चुनावी रणनीति को लेकर, संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई और साथ साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक प्रभावी तरीके से किस प्रकार से पहुंचाया जाए, इस पर भी जोर दिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने यूपी बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा की। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे और इस दौरान नितिन नवीन ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भूपेंद्र चौधरी के साथ चाय पर संवाद किया और पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और इसके लिए एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2027 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। कहा है कि उत्तर प्रदेश गुंडाराज, माफिया राज, दंगा, परिवारवाद ये बिल्कुल नहीं चाहता है, बल्कि सुशासन चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। उन्होंने बीजेपी की जीत का विश्वास जताया है और कहा है कि 21 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। सबने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश यानी 2047 अभी 21 साल और
समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा का एक ही मूल मंत्र है और ये कि कार्यकर्ता आधारित ये पार्टी है। उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का मंत्र दिया गया है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी तक यात्रा एक ही मूल मंत्र है। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। इसीलिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और कमल का चुनाव चिन्ह उसका फूल है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और कमलवाद को देखता है। और देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, राज्य का नेतृत्व योगी जी, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाने का मंत्र दिया गया। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया है और 2027 चुनाव की तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन भी दिया है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि नवनियुक्त टीम के आते ही उन्होंने लखनऊ पधारकर सभी पदाधिकारियों को अपना मार्गदर्शन किया। हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साहवर्धन किया, लखनऊ की धरती ने भी उनका उस प्रकार से स्वागत किया कि हम कह सकें कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उस प्रकार का भव्य आयोजन कल हुआ। आज पूर्व अध्यक्षों के साथ उनके अनुभव को भी आज साझा कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उसके बाद एनडीए के घटक दल जिनके साथ आज मिलकर भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है और उनके साथ आगे 2027 की तैयारियों के संदर्भ में भी एक तरह से एक सुंदर पटकथा हम लिख सकें, उसकी तैयारी की जा रही है। तो मिशन यूपी पर हैं नितिन नवीन और 2027 में जीत का मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से विकास सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में जिस तरह से लखनऊ में एनडीए के सहयोगी दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, बैठक में एनडीए के कई प्रमुख सहयोगी दल भी शामिल हुए। किस तरह से आगे की राजनीतिक रणनीति होगी, इस पर तमाम विचार विमर्श हुआ है। कैसे संगठनात्मक समन्वय को और ज्यादा बढ़ाया जाए? 2027 जीतने की पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि 2027 में एक बार कैसे फिर से बड़ी जीत हासिल की जाए और इसी के मद्देनजर कल से तमाम सारी बैठकों में हिस्सा लिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो आज सुबह उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग की और साथ साथ एनडीए जो के घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठक की और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। ये चर्चा की गई कि कैसे कोऑर्डिनेशन और बेहतर रहे। कल उन्होंने नवनियुक्त कार्यकारिणी के लोगों से कहा कि आप लोग आपसी मनमुटाव कोई ना होना चाहिए, पार्टी की जो रणनीति है उसके अनुसार जमीन पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की, कहा कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश में हो गया है। साथ ही साथ अगर विकसित भारत की हम संकल्पना करते हैं तो उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ साथ उन्होंने महत्वपूर्ण दौरों के साथ उन्होंने यहाँ पर शर्मा चाय भी गए, वहाँ पर शर्मा चाय स्टॉल जाकर चाय का भी आनंद लिया। लेकिन साथ में इसके बाद जब देर शाम को उनकी बैठक होती है सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ, तो उन्होंने साफ कहा कि किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, कोई मतभेद नहीं रहेगा, सब मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। और पदाधिकारियों को ये भी कहा कि आप लोग प्रवास करिए, जाकर जनता की सुनिए और जो ये नहीं कर सकता है वो किसी पद पे ना रहे। साफ संदेश था उनका, साफ संदेश है कि सबको मिलकर एक साथ रहना है। हमें जो लक्ष्य हासिल किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाने का उत्तर प्रदेश में, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत से बने, इसके लिए उन्होंने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कई मूल मंत्र दिए। उनमें उत्साह भरा, कार्यकर्ताओं में भी बिल्कुल कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरा मूल मंत्र देते हुए नजर आए नितिन नवीन। साथ साथ विकास, उन्होंने शर्मा टी स्टॉल पर जो चाय पी, वो चाय तो टेस्टी होती ही है, उसके स्वाद की तो बात ही अलग है। साथ साथ वो राजनीतिक बातचीत का भी एक बड़ा अड्डा है, वहां पर तय होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तमाम जो राजनीति की बातें वहां पर निकलकर आती हुई नजर आती हैं।
जी बिल्कुल, उन्होंने उस चाय की दुकान पर जो काफ़ी मशहूर है लखनऊ में, उन्होंने भी चाय का आनंद लिया, बन मक्खन खाया और इस बात को वहाँ पर कहा कि देखिए ये वही देश है, ये वही प्रदेश है जहाँ पर एक आम जिसको चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया और तमाम लोग जो विपक्षी पार्टियां थीं या उस दौर की जो पार्टियां थीं वह किस तरीके से अपमानित करती थी चाय से जुड़े लोगों का, लेकिन यह देश आम लोगों के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार 2027 में और बड़े लक्ष्य से जीते। 2024 में जो अपेक्षा के अनुसार नतीजे नहीं आए थे उससे बढ़कर 2017 का जो टारगेट था 300 पार का भारतीय जनता पार्टी का, उस टारगेट को सेट कैसे किया जाएगा, इस फार्मूले पर विचार किया गया। तमाम सारे नेताओं की बात सुनी गई, पदाधिकारियों की बात सुनी गई, सहयोगी दलों की बात सुनी गई, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ चर्चा की गई और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी बहकावे में न आए। खास तौर से विपक्ष की तरफ से जो एक भ्रम फैलाया जाता है, भ्रम की राजनीति होती है, जात की राजनीति होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला है कि नेशन फर्स्ट की राजनीति उन्हें करनी है, लोगों के लिए काम करना है, जो भी सरकार के काम है जनता तक कार्यकर्ताओं को ले जाना है, बताना है। विकास नेशन फर्स्ट की जब बात होती है तो कल के रोड शो के दौरान देखा गया जहां पर बड़ी संख्या में बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं भी थी, टोपी पहने मुस्लिम पुरुष भी थे जो रोड शो में शामिल हुए। ये दर्शाता है कि हर वर्ग में कैसे भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ रही है। जी ये बड़ी बात है। अब समय के साथ जिस तरीके से जमीन पर काम किए गए, जब जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची, उन्होंने जाति और धर्म नहीं देखा। ये चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश की बात करते हैं। जब 3 तलाक पर कानून बनाया जाता है, मुस्लिम महिलाओं के हित को संरक्षित किया जाता है, तो वहाँ उनकी भी बात होती है। लेकिन जब आवास देने की बात होती है, लोगों को स्वास्थ्य बीमा पहुँचाने की बात होती है, आयुष्मान योजना के तहत, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के तहत, चाहे मुफ्त गैस सिलेंडर के तहत, चाहे घरौनी के तहत, इसमें कभी जाति धर्म की कोई बात आई नहीं। और खास तौर से इस दौर में हमने देखा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो किया गया, नारी वंदन बिल लाया गया, तो वो किसी जाति धर्म की बात नहीं है, ये समाज के सभी वर्गों के लिए काम है। और सबसे बड़ी बात है, समाज पे बैठे उस अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, अंत्योदय का जो लक्ष्य था उसको हासिल करने के लिए लगातार काम किया गया। और यही कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाता है कि आप जिस गली मोहल्ले गांव में रहते हैं वहां पर आप पार्टी से जुड़े हैं, तो आप जो योजनाएं हैं सरकार की, आप अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को उसका लाभ दिलाइए। आप सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जोड़िए और जो उनके साथ या किसी अन्य पार्टी के भी साथ हैं उनके भी साथ जोड़ने का काम किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार 24/7 की राजनीति करती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रेरणा स्थल पर भी एक कार्यक्रम है, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर बूथ शक्ति संयोजकों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। इस समय तो हम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां कुछ ही देर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जाएंगे और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के भी घर उनका जाने का आज प्लान है। और इसके बाद कई कार्यक्रम और हैं, पार्टी से जुड़े हुए प्रवास का भी कार्यक्रम है। तो तमाम सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं और बस यही है कि हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी के अंदर जोश बढ़ा जाए, जो पार्टी की जो विचारधारा है वो उसके तहत वो काम करे, जमीन पर काम करे। ये नहीं सिर्फ कुर्सी और एसी में बैठकर काम होना है, यहाँ तो जमीन पर काम होना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को लाभ पहुंचाना है, यही लक्ष्य है। विकास, जिस तरह से नितिन नवीन के कार्यक्रम है, मैराथन बैठकों का दौर जारी है, धार्मिक अनुष्ठानों ने ये तमाम साफ कर दिया है कि भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, इस बार प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए, और एक बड़ी हैट्रिक कि इस बार जो 2017 में 300 पार सीटें हैं, कुछ वैसा ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और अपने सहयोगी दलों के साथ भी इसीलिए बैठक हुई कि आगे चलकर कोऑर्डिनेशन और बेहतर कैसे किया जाए, कि आप भी जो भी नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से लोगों को लाभान्वित करें। और उन बूथ को देखा जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिला था, किन कारणोंवश कम मिला था, और उसकी समीक्षा करके उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक एक चीज पर विचार विमर्श होता है यहाँ पर, और उसी के लिए रणनीति तैयार की जा रही है कि पन्ना प्रमुख से लेकर जो मंडल प्रभारी होता है, सभी एक साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएं। और ऐसे में जो है खासतौर से हर कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस करे, और जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ये
ये दिखाने और जताने का प्रयास है कि पार्टी और संगठन बहुत मजबूत है और इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमेशा खड़ा रहता है, बस उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसका जोश बढ़ाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है और वो कार्यकर्ता पार्टी को आगे विस्तार करने के लिए जमीन पर काम करते हैं। और एक संदेश ये भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जातिवाद, परिवारवाद का तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफाया हो गया है और अगले कई सालों तक ऐसी पार्टियां दिखाई भी नहीं देने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की, जो बात कहती है नेशन फर्स्ट की और कहती है कि समाज में एक होकर हम आगे बढ़ें। पहले भी कहा गया था कि किस तरीके से जातियों के नाम पे बंटना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस देश में जाति नहीं है, युवा, गरीब, महिला और किसान, बस यही जाति होती है और इसी के लिए हमें कल्याण के लिए काम करना है। अलग अलग जातियों में बांटकर कब तक देश बंटेगा? देश जब एक रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जातियों में किसी को बंटना नहीं है, एक रहकर एक दूसरे का दर्द देखना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। और कहीं ना कहीं यही पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनमें संदेश देने के लिए, नया जोश भरने के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी लखनऊ आए हैं और उत्तर प्रदेश में जो 2027 का लक्ष्य है उसको, किस बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं, लोगों से भी विचार जाने हैं। और कुल मिलाकर इनका ये दौरा काफ़ी व्यस्त दौरा रहा है, लगातार उनकी मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन इस दौर में वो हर पदाधिकारी से मिलना चाह रहे हैं और मिल के उसमें नया जोश, नया उत्साह पैदा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लखनऊ आए हैं और जीत का मंत्र देते हुए नजर आए हैं। वहीं साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जो उनकी बात भी जन जन तक पहुंचाने की भी बात लगातार कही जा रही है, ताकि आम जन को पता चले कि उनको किन किन योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में हैं और काफी व्यस्त दौरा। इस दौरान वो वहां पर लोगों को जीत का मूल मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे बेअदबी पर घमासान की। मुश्किल में भगवंत मान नजर आ रहे हैं। जी हां, कथित विवादित वीडियो के मामले में घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विरोध में श्री हरे मंदिर साहिब स्थित मंजी साहिब में एक विशाल पंथक बैठक आयोजित की जा रही है और इस पंथक बैठक में सभी प्रमुख धार्मिक संगठनों, टकसालों, निहंग सिंह जत्थेबंदियों और कार सेवा संस्थाओं, निर्मला संप्रदायों और सिंह सभाओं की भागीदारी है। एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मनन ने बताया है कि हाल ही में सामने आए वीडियो में मुख्यमंत्री भगवंत मान का कथित व्यवहार बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वीडियो में गुरु साहिबानों के चित्रों के संबंध में की गई कथित टिप्पणियों से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा आहत हुई हैं और इसी मुद्दे पर विचार विमर्श करने और आगे की क्या कुछ रणनीति होगी इसे तय करने के लिए ये जो पंथक बैठक है ये बुलाई गई है। तो सीएम भगवंत मान के मामले पर ये पूरे पंथक बैठक बुलाई गई है। विवादित वीडियो का ये पूरा मामला है और इस पर पंथक बैठक बुलाई गई है और ये आज पंथक बैठक हो रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इस अपमान पर कड़ा ऐतराज जताया है। तो आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान की तस्वीर वाले कार्ड उतारने की मांग की गई है। श्री अकाल तख्त साहिब ने भगवंत मान को गुरु दोखी और पंथ विरोधी करार दिया था। गुरमीत सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत, ये पंथक बैठक आज हो रही है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? ये तमाम चीजें इसमें तय की जाएंगी? बिल्कुल तय की जाएंगी क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा 29 जून को जो इससे पहले आदेश दिया गया है उस आदेश की पालना में आगे एसजीपीसी के द्वारा ये पंथक इकट्ठ बुलाया गया था। और एक ट्रेडिशन है सिख समाज में, सिख भाईचारे में कि जब भी कोई एक बड़ा मुद्दा होता है और खासतौर पर धर्म से जुड़ा मुद्दा होता है तो उसमें निर्णय करने के लिए सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर क्या आगे रास्तों को अख्तियार किया जाए उसके लिए सभी के सभी संप्रदाय जितनी भी सिख धर्म में है उनका जो है ओपिनियन लिया जाता है। और इसी ओपिनियन को लेने के लिए 5 जुलाई को यानी कि आज के दिन ये बैठक बुलाई गई है। इसमें बड़े स्तर पर जो है सिख जत्थेबंदियां शामिल हो रही है, निहंग सिख जत्थेबंदियां शामिल हो रही है। शिरोमणि पंथ अकाली बुढ़ा दल की ओर से जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद है, बाबा काला सिंह नानक सर कलेरा, जो कि एक बड़ा जो है
संप्रदाय है सिख समाज में, सिख धर्म में, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव और इसके साथ बाबा हाकम सिंह, देशम सिंह बरनाला और बाबा जगजीत सिंह लोपोके वाले, और इनके साथ बड़े स्तर पर जो है वो सिख धर्म के जो अलग अलग संप्रदाय है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस समय यही जो है वहां पर विचार किया जा रहा है, यही मंथन किया जा रहा है कि जो श्री अकाल तख्त द्वारा फैसला दिया गया है उसमें आगे क्या किया जाना चाहिए। इसमें दो चीजें थी। एसजीपीसी ने अपना जनरल इजलास बुलाकर एक तो ये तय कर लिया था कि जो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की जाए डीजीपी से। उसके लिए 3 तारीख को एसजीपीसी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो डीजीपी से मिल चुका है और उन्हें कह चुका है कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। दूसरा इस मामले में ये है कि जो ये पंथक इकट्ठ किया गया है, पंथक इकट्ठ में बेसिकली ये फैसला करना है कि ग्राउंड लेवल पर जो है भगवंत मान को किस तरह से ट्रीट किया जाए सिख समाज के द्वारा, और इसके लिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या जो श्री अकाल तख्त साहिब ने जो फैसला लिया है उसकी इंप्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर कैसी होनी चाहिए। और यहाँ पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री अकाल तख्त साहिब जो भी फैसला लेते हैं उसके लिए उसको जमीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए जो प्रचार प्रसार भी होता है उसका बजट एसजीपीसी के पास होता है। तो एसजीपीसी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और उसी के द्वारा ये पंथक इकट्ठ बुलाया गया है। और ये पहली बार नहीं है, सिख पंथ में, सिख भाईचारे में पंथक इकट्ठ समय समय पर बुलाए गए हैं। और ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस समय हुआ था उसके बाद 1986 में जो है सरबत खालसा, जिसे भी एक पंथक इकट्ठ कहा जाता है, उसमें भी अलग अलग संप्रदायों को बुलाया गया था। साल 2015 में जब बेअदबी के बहुत बड़े स्तर पर पंजाब में सामने आए थे, और आप ये हिसाब लगाइए कि उसके बाद सरकार गिर गई थी। बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि 2017 में फिर चुनाव हुए थे, सरकार गिर गई थी, तो सरबत खालसा 2015 में बुलाया गया था, और अब जो है ये पंथक इकट्ठ बुलाया गया है श्री हरमंदिर साहिब के जो मंजीत साहिब दीवान हॉल है वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये विचार किया जा रहा है कि आगे की रणनीति कैसी हो, और खास तौर पर जो गुरुद्वारा साहिब है, जो अलग अलग गांव है, जो रूरल एरियाज है, जो अर्बन एरियाज है, वहां पर सिख संगत तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि जो अकाल तख्त साहिब है, जो श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार हैं, जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जो अकाल तख्त साहिब का फैसला है उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जो मीडिया है उसकी फंक्शनिंग को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो रीजनल मीडिया है का वो भी उसको भी कहीं ना कहीं रोका जा रहा है कि जो श्री अकाल तख्त साहिब का फैसला है या धार्मिक जत्थेबंदियों का फैसला है वो आम जन तक ना पहुंचे। तो इसके लिए एक बड़ी स्पेसिफिक रणनीति जो है वो अपनाई जा रही है कि कैसे जन जन तक प्रचार प्रसार किया जाए इस फैसले का, और इसके साथ ही सामाजिक तौर पर जैसे एक अनटचेबिलिटी पुराने समय में होती, तो सिख पंथ में यह है कि किसी व्यक्ति को अगर श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा दोषी ऐलान कर दिया जाता है या तनख्वाही ऐलान कर दिया जाता है तो उसे सिख समाज में लोग ज्यादा जो है उसका एक तरह से बहिष्कार किया जाता है। तो ये बहिष्कार किस स्तर पर किया जाएगा, क्या क्या किया जाए, क्योंकि भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, तो क्या एक दूसरा पॉइंट इसमें यह निकल कर आया था कि भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्री हैं तो उनकी कैबिनेट में भी कई सिख मंत्री हैं, कई सिख विधायक हैं आम आदमी पार्टी में, तो उन्हें सरकार में कैसे काम करना चाहिए इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है कि उनको भी किसी तरह का जो है रिकमेंडेशन यहां से किया जाए कि आप दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान जो गुरु दोषी हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करें। और इसके साथ ही कल से जो है पंजाब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि यहाँ पर दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि श्री हरमंदिर साहब में बड़ी संख्या में कुछ लोग पहुंचे थे जो पंजाब सरकार के द्वारा कार्ड इशू किए गए थे, और उस कार्ड में मुख्यमंत्री भगवंत मान की फोटो थी, और वो फोटो पहने हुए जब कार्ड लेकर श्री हरमंदिर साहब के अंदर जो सैंक्टम सेंक्टोरम है जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पीढ़ रखी हुई है वहां पर जब ये लोग जाने लगे तो वहां पर इनका संगत के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध किया गया, और संगत के द्वारा ये कहा गया कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, गुरु दोषी हैं, इसलिए इनके कार्ड ना पहने जाए। बिल्कुल। और गुरमीत, एक सवाल ये भी है कि आखिर इन्होंने भगवंत मान ने इस तरह की वीडियो क्यों बनाई होगी, क्या यही इनकी सोच है? और अब जब विवाद बढ़ रहा है तो उससे एक यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो को जो है फर्जी बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि फिलहाल जो आज के दिन है, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और आज के दिन मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं है, वो दरअसल बेंगलुरु गए हुए हैं, और जब वो सोमवार को बताया जा रहा है कि वो वापस पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है पंजाब की सियासत में जो है एक नवी रणनीति का दौर शुरू होगा। दूसरा ये है कि जो
गुरुग्राम वाला मामला था, इसी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में जो फोरेंसिक रिपोर्ट ली गई थी उसमें बताया जा रहा है कि तीसरी गिरफ्तारी भी एक शख्स की हुई है। उस गिरफ्तारी के बारे में ज्यादा मीडिया में डाइवर्ज नहीं किया गया और रीजनल मीडिया में भी रोका गया उस खबर को आगे प्रसारित करने से, ऐसा सिख जत्थेबंदियों का आरोप है। तीसरा यह है कि जो सिख जत्थेबंदियां हैं और जो भी विरोधी है, जो सियासी पार्टियां हैं पंजाब में, वो ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार अपना स्टैंड बदलते रहे हैं। पहले वो कहते रहे कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, फिर उन्होंने जब श्री अकाल तख्त साहिब ने 2 फोरेंसिक लैब से जांच करवा ली तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसमें यह साबित कैसे होता है कि इसमें भगवंत मान ही है, और तीसरी बार उन्होंने ये कह दिया कि इस जो शख्स है जो वीडियो में है उसने सिलिकॉन मास्क लगाया हुआ है। तो सियासी पार्टियों का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री लगातार अपना स्टैंड बदलते रहे हैं, मगर एक चीज जो सिर्फ एक पॉइंट जिससे मुख्यमंत्री साबित कर सकते थे कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो सिर्फ ये है कि वो ये रिकमेंड कर दें कि इसकी सरकारी फोरेंसिक लैब से जांच करवाई जाए। वो उन्होंने अभी तक रिकमेंड नहीं किया है और पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी डिमांड कर रही है, क्योंकि चंडीगढ़ में सीएफएसएल है और सीएफएसएल जो है तभी किसी चीज की, ऐसे मामले की जांच करता है जब सरकार के द्वारा रिकमेंड किया जाए, तो उसमें सरकार की रिकमेंडेशन जरूरी है। ऐसे में पंजाब सरकार यदि रिकमेंड करती है, क्योंकि दबाव पंजाब सरकार के ऊपर है, मगर अभी तक पंजाब सरकार ने इस पर चुप्पी साधे हुए, पूरी तरह से चुप्पी है, क्योंकि सियासी पार्टियां भी ये कह रही हैं, विरोधी भी ये कह रहे हैं, श्री अकाल तख्त बिल्कुल साहिब के द्वारा आ गया है, उसका भी यही कहना है कि सीधे तौर पर आप सिर्फ सरकारी फोरेंसिक लैब से जांच करवाएं, चाहे चंडीगढ़ से कराएं, चाहे दिल्ली से कराएं, चाहे कहीं और से कराएं, उसकी रिपोर्ट को पूरी तरह से माना जाएगा। मगर अभी तक भगवंत मान सरकार पूरी तरह से इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। बिल्कुल पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, और वहीं जिस तरह से बेअदबी कानून की अगर हम बात करें तो उसको भी जिस तरह से पास कराया गया वो भी अपने आप में काफी चिंताजनक है और लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए मिड डे प्राइम। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका फोन ही बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका फोन ही मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका फोन ही आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका फोन ही ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए फोन ही उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर लेते हैं बारिश की, बरसात की। तो मौसम विज्ञान विभाग ने आज महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल बताए गए हैं। दिल्ली में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई गई है, तो केरल के कुछ एक इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। राजस्थान के कई एक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़, सलम्बुर और उदयपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कई एक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। तो महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से महाराष्ट्र सहित देश भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार इस प्रभाव के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक पश्चिमी घाट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार को मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और सतारा के घाट क्षेत्रों सहित 5 जिलों में शाम 4 बजे तक अति मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं आज से 6 जुलाई तक मुंबई शहर और रायगढ़, ठाणे,
पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटों से जारी भारी और लगातार भारी बारिश ने महाराष्ट्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे मुंबई, पूरे कोंकण क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बीएमसी ने सभी समुद्री तटों और तटीय इलाकों में जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। रत्नागिरी जिले में पिछले 24 घंटों में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। खेड़ शहर की जगबुडी नदी चेतावनी स्तर को पार कर चुकी है, जिसके चलते प्रशासन ने नागरिकों और व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं चिपलून की वशिष्ठी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की 26 सदस्यीय टीम पहले ही चिपलून में तैनात कर दी गई है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, किस प्रकार से वर्ली, मरीन ड्राइव, दादर, सीएसएमटी और घाटकोपर, बेलापुर, तमाम जगहों पर किस प्रकार से बारिश ने अस्त व्यस्त किया हुआ है वहां पर जनजीवन को। मुंबई से शिशिर शैलार जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, ये जो दृश्य है ये बता रहे हैं किस प्रकार से मुंबई का, महाराष्ट्र के हालात हैं। बिल्कुल सही। देखिए, महाराष्ट्र में और खास तौर पर पिछले 1-2 दिनों में जो है महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय हो चुका है। इस बार मानसून की देरी थी और इसीलिए देखा जाए तो काफी चिंता का विषय महाराष्ट्र वासियों के लिए था, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार बारिश के कारण अब महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो है वर्षा शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके अभी भी मौजूद है, जहां तक बात करें मराठवाड़ा की, बीड़ की, जहां पर अब तक जो है अपेक्षित बारिश नहीं हुई है। लेकिन खासतौर पर अगर बारिश की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण इलाके की बात करें, पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें और विदर्भ की बात करें, यहां पर जो है पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश हुई है। असर यह रहा है कि मुंबई समेत जो कोंकण का इलाका है यहां पर जो है कुछ नदियां उफान पर है। मुंबई में खासतौर पर अगर देखा जाए तो चूंकि अब शाम के वक्त हाई टाइड का वक्त होता है और ऐसे में अगर मूसलाधार बारिश होती है तो मुंबई वासियों के लिए दिक्कत की समस्या होती है। लेकिन फिलहाल मुंबई में अगर देखा जाए तो बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है, तो इसलिए इतनी बड़ी समस्या मुंबई में नहीं है। इसके बावजूद जो लो लाइंग एरियाज है मुंबई के, खासतौर पर अंधेरी, सायन, कुर्ला, दादर की अगर बात करें तो इन जगह पर जो है कुछ जगह पर जलभराव दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके लिए भी प्रशासन ने जो है पंपिंग स्टेशंस मुंबई में बिठाए गए हैं। बीएमसी द्वारा कहा गया है अगर जरूरत हुई तो ही घर से बाहर निकलना, चूंकि आज रविवार का दिन है इसलिए रास्ते भी इस वक्त काफी खाली है। लेकिन इसके बावजूद जो ऑफिशियल्स है मुंबई के वो अलग अलग कोने में जो है तैनात किए गए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, खासतौर पर पिछले 3-4 दिनों में मुंबई में जो है वर्षा के कारण और साथ ही साथ तेज हवाओं के कारण जो है कुछ पेड़ जरूर गिरे थे, जिसके कारण कुछ लोगों की भी मौत हुई थी और इसीलिए पेड़ों की छटाई इस वक्त अलग अलग मुंबई के इलाकों में चल रही है। वही दूसरी, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर जो है पंपिंग स्टेशंस बिठाए गए, क्योंकि वहां पर जो है जल भराव ना हो। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कोंकण इलाके में, खासतौर पर कोंकण में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश हो रही है और इसीलिए कोंकण का रत्नागिरी की बात करें, सिंधुदुर्ग की बात करें, इन दोनों जिलों में रायगढ़ के साथ साथ जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। यहां पर जो नदियां है इस वक्त जो है उफान पर है। हालांकि अब तक जो है डेंजर जो लेवल है वो क्रॉस नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो है प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित किया है, खासतौर पर जो लोग इन नदियों के आसपास रहते हैं। हाँ शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ साथ जिन जिन इलाकों में जल भराव है उसकी निकासी के लिए भी क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, कोंकण समेत पश्चिम महाराष्ट्र का जो इलाका है जिसमें मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जो इलाका है यहां पर आज शाम तक रेड अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने। और उसके साथ साथ जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका है जिसमें सातारा है, सांगली है, कोल्हापुर है, यहां पर भी जो है रेड अलर्ट इससे पहले जो घोषित किया गया था। और अगली रेड अलर्ट घोषित करने के बाद हमने देखा कि प्रशासन इस वक्त काफी मुस्तैद है और इसीलिए खास तौर पर रायगढ़ में और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में जो कि कोंकण का इलाका है, यहां पर एनडीआरएफ की टीमें जो है पहले से ही तैनात की गई है। कुछ कुछ जगह पर ये खबरें हमें मिल रही है क्योंकि वर्षा के कारण जो है पहाड़ कुछ जगह पर ढह चुके हैं और इसीलिए कोंकण में जो है रास्ते में जाने के लिए तकलीफ हो रही है और साथ ही साथ चूंकि नदियां उफान पर है तो ऐसे में यातायात में थोड़ी जो है दिक्कत आ रही है। लेकिन वहां पर भी अगर देखा जाए तो प्रशासन ने इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर ये जो जैसे मैंने इलाके कहा, पालघर से लेकर कोंकण का इलाका जो कि तटीय इलाका है महाराष्ट्र का, यहां पर जो है अगले 2 दिनों तक जो है बारिश होती रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो बारिश काफी लेट शुरू हुई और इसलिए खासतौर पर किसानों के लिए चिंता का विषय था। लेकिन पिछले 24 घंटों में जिस प्रकार से बारिश हो रही है, किसानों के लिए अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ी और राहत वाली काम है।
किसानों के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन साथ ही साथ जो स्कूल जाते हैं बच्चे, क्या स्कूलों में भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए मुंबई समेत रायगढ़ और कोंकण जिले के जो स्कूल्स है यहाँ पर जो है पिछले शुक्रवार को ही जो है छुट्टी घोषित की है, चूंकि मौसम विभाग ने कहा था कि 2 से 3 दिन लगातार बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश की अगर यहाँ पर माहौल देखें तो रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो है जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए जो छुट्टी घोषित कर दी गई थी। और साथ ही साथ प्रशासन ने यह भी कहा था कि जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनको कहा गया था कि अगर जरूरत पड़े तो ही जो है घर से बाहर निकले। तो ऐसे में जो ऑफिस की जो बात करें वहां पर जो है प्रशासन ने इससे पहले अलर्ट कर दिया था, लेकिन स्कूलों को जो है वो छुट्टी घोषित की गई है। और साथ साथ लोकल ट्रेन में वहां पर मुंबई का हम जानते हैं कि लोकल ट्रेनें जो है वो एक तरह से लाइफलाइन कही जाती हैं, तो ऐसे में उनकी आवाजाही किस प्रकार से किसी प्रकार से बाधित तो नहीं हो रही है, और हो रही है तो क्या फ्रीक्वेंसी है? और साथ ही साथ जो और क्षेत्र हैं, क्योंकि अधिकतर लोग नौकरी पेशा हैं, तो ऐसे में जो लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो उन कौन कौन से रोड ब्लॉक है, उनके बारे में क्या कुछ बताया गया है? देखिए मुंबई में इस वक्त खास तौर पर अगर यातायात की बात करें, जो रोड मूवमेंट की बात करें, तो इस वक्त रोड ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रही है। जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ जगह पर पेड़ों की कटाई इस वक्त चल रही है, जो कुछ जगह पर पेड़ गिरे थे, तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, लेकिन कोई ट्रैफिक डायवर्जन जो है बीएमसी द्वारा नहीं किया गया है। जहां तक बात करें लोकल ट्रेन की सेवाओं की, तो लोकल ट्रेन की सेवाएं भी अपने तयशुदा वक्त पर चल रही है। खासतौर पर कल से लेकर आज तक जो बारिश हुई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदेह था कि मुंबई लोकल जो है व्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन रुक रुक कर बारिश मुंबई में हो रही है। इसके कारण लोकल सेवाओं पर भी किसी भी प्रकार का असर इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। खासतौर पर जो लो लाइंग एरियाज की बात कर रहा हूं, कुर्ला और साइन जैसे इलाके हैं, वहां पर भी जो है लोकल प्रशासन ने इस वक्त जो है एहतियातन के तौर पर जो है पंपिंग स्टेशंस बिठाए गए थे। खासतौर पर जो कोंकण का बेल्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, तो कोंकण बेल्ट में जो कोंकण रेलवे का रूट है, जो कि दक्षिण भारत के लिए जो एक गेटवे माना जाता है कोंकण रूट से, तो वहां पर भी जो है कोंकण रेलवे द्वारा कई जगह पर जो है रोड की समस्या, खासतौर पर पहाड़ खिसकने की समस्या होती है रेलवे ट्रैक पर, तो वहां पर भी हमने देखा कि पिछले 10-15 दिनों से लगातार जो है कोंकण रेलवे काम कर रही है। और इसके लिए हमने देखा ट्रेन भले ही जो लंबी दूरी की ट्रेन है वो बारिश के चलते कुछ घंटे से देरी से चल रही है, लेकिन अभी तक जो है सेवाएं बाधित नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर, ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुंबई में बारिश का ये रेड अलर्ट है, और मुंबई में कई स्थानों पर जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है, कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। तो लगातार जो है कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन अधिकतर जगहों पर यातायात भी सामान्य बना हुआ है, लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित नहीं हुई है। तो मुंबई महाराष्ट्र में बारिश का ये असर। आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में। आपको बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के साथ संवाद किया है, और विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत पहली मदर सेक्शन किस्त के रूप में 25,863 करोड़ रुपए जारी किया। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है, उसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए ये योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर जरूरतमंद मजदूर को सम्मानजनक रोजगार मिले और समय पर उसकी मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सभी के सहयोग और परिश्रम से योजना को पहले ही दिन सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था में जो तमाम कमियां आई थी उन्हें नई योजना में दूर करने का प्रयास किया गया है। अब पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए डिजिटल प्रेजेंस, जियो टैगिंग, समयबद्ध मॉनिटरिंग और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत किसी भी श्रमिक को 300 रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई मदर सेंक्शन की राशि से देश भर में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, श्रमिक भाई बहनों को व्यापक स्तर पर काम मिलेगा और गांवों में विकास के कार्यों को गति मिलती हुई नजर आएगी। बेहतर रोजगार देने की संकल्प के साथ, क्योंकि गांव और गरीब प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है, तो हर मजदूर को मांगने पर
सुनिश्चित काम मिले और इसलिए मनरेगा में जितनी कमियां थी उनको दूर करते हुए 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू हो गई है। आज हमने मजदूर भाई और बहनों को मजदूरी देने के लिए भारत सरकार की ओर से 25,863 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन राज्यों को जारी की है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों और पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर एस जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे और इसके बाद वो 14 और 15 जुलाई को ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं फ्रांस के शहर मार्सेई में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते संबंधों और दुनिया भर में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। ये कार्यक्रम विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ संवाद बढ़ाने और भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक कलाकार और पंडवानी गायन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने रात 3:15 बजे रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ समय से बीमार थे। भारतीय लोक कला में असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 24 अप्रैल 1956 को भिलाई के गनियारी गांव में जन्मी तीजन बाई की जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा है। इसी गायकी की वजह से उन्हें समाज ने बेदखल कर दिया था। समाज से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। पारधी जनजाति की तीजन और नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते सुनाते देखती थी। धीरे धीरे उन्हें ये कहानियां याद होने लगीं। उनकी लगन और प्रतिभा को देखकर गायक उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन किया। उस समय महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गाना गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कापालिक में गाते थे और तीजन बाई वो पहली महिला थीं जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी की थी। तो लोक कलाकार तीजन बाई के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की आज जयंती है और इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने लिखा कि रामविलास पासवान जी का पूरा जीवन गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित रहा। आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया और अनेक यातनाएं सही। लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। रामविलास पासवान जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, अनिल पंडित गैंग से जुड़े 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया।
दोनों की पहचान परवेश और हिमांशु के रूप में हुई है और इन पर हरियाणा पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दोनों हांसी के चर्चित जिम ट्रेनर हत्याकांड समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक बहादुरगढ़ में घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में स्पेशल सेल के कांस्टेबल अंकित भी घायल हुए हैं और उनका इलाज जारी है। तो दो इनामी बदमाश ये ढेर हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामकृष्णपुरम स्थित प्रसिद्ध उत्तरा स्वामी मलाई मंदिर में आज 12 वर्षों बाद महाकुंभाभिषेक का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। रामकृष्णपुरम के उत्तरा स्वामी मलाई मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। महाकुंभाभिषेक के अवसर पर मंदिर परिसर वैदिक मंत्रों की गूंज से गुंजायमान रहा। मंदिर के शिखर और देव विग्रहों का वैदिक विधि विधान से अभिषेक किया गया। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार आयोजित ये अनुष्ठान पूरे धार्मिक वैभव के साथ संपन्न हुआ। 12 साल के एक बार जो कुंभाभिषेकम होना है वो अच्छा इधर हो रहा है। मतलब ये 5वां कुंभाभिषेकम है। अभी 53 वर्ष हुआ है। वो शुरू होकर के मंदिर इधर विस्तार का कार्यक्रम भी हो रहा है। मीनाक्षी, सुंदरेश्वर, गणेश जी का सब, राजगोपुरम सब हो रहा है। इसलिए दिल्ली जनता का भारत के प्रमुख निर्णय का, अच्छे निर्णय का शक्ति प्रदान करने वाले ये कार्तिक भगवान स्वामीनाथ स्वामी का अनुग्रह दिल्ली वासियों को, हस्तिनापुर दिल्ली वासियों को और समस्त भारतवासियों को भी होने के लिए, और कृषि, रोजगारी, जितना भी बीमारी दूर होना, सब अच्छे सकारात्मक विकास के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस आयोजन में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान स्वामीनाथ का आशीर्वाद लिया। कार्तिक भगवान है ये, कुंभाभिषेकम कहते हैं इनको। तो इनका पूजा 10 साल में एक दफे होता, 12 साल के बाद। मगर ये बहुत अच्छा, दिल्ली में सबसे बड़ा मंदिर यही है कार्तिक भगवान का। जो कि जितने में हमारे ये जो गुम्मट हैं ऊपर जो हैं गोपुरों में, हर गोपुरों को दोबारा से प्रतिष्ठित किया जाता है। तो इसके लिए दिल्ली से नहीं, पूरे तमिलनाडु, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। तो ये जो मंदिर है ये कम से कम 50-60 साल पुरानी मंदिर हैं। महाकुंभाभिषेक दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार माना जाता है, जिसका आयोजन निश्चित अंतराल पर किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस अनुष्ठान से मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्संचार होता है और इसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। 12 वर्षों बाद आयोजित इस महोत्सव ने मंदिर परिसर को आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। डीडी न्यूज के लिए दीपक सिंह रावत की रिपोर्ट। और आज रामलला पर फिदायीन हमले की 21वीं बरसी है। आपको बता दें कि 2005 में 5 जुलाई को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकवादियों ने एक बड़ा फिदायीन हमला किया था। आतंकवादी विस्फोटकों से भरी जीप से बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे और अस्थायी राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों सीआरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई कर सभी आतंकियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में 2 स्थानीय नागरिकों की भी मौत हो गई थी और सीआरपीएफ के 7 जवान घायल हो गए थे। इस मामले में जून 2019 में प्रयागराज की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर साजिश रचने वाले 4 आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। और बात करें राम मंदिर दान घोटाले मामले की, तो इसमें जांच में रविवार को एक नया घटनाक्रम सामने आया है। मामले के विवेचक और सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां पर वो इस प्रकरण में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ करेंगे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जांच को आगे बढ़ाने और मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के उद्देश्य से विवेचक ने जेल पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की है। पूछताछ के दौरान दान राशि के लेन देन,
कथित अनियमितताओं और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी। तो सीओ अयोध्या पहुंचे हैं जिला कारागार। और वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है और यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए हैं। और इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालटाल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं हम। भारत 6 और 7 जुलाई को असम के गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की एक अहम बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। बैठक में ड्रग्स तस्करी और सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट के जरिए हो रही तस्करी और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल जैसी उभरती चुनौतियों पर चर्चा होगी। गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, ऑपरेशनल समन्वय, क्षमता निर्माण और सिंथेटिक ड्रग्स पर संयुक्त रणनीति को मजबूत करने पर जोर रहेगा। बैठक के अंत में सदस्य देशों की ओर से संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर बेहद सख्ती दिखाई है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को CSEAM को बढ़ावा देने और उस तक पहुंच आसान बनाने वाले सभी विज्ञापनों और कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है और 7 दिनों के भीतर मेटा से यह विस्तृत जवाब मांगा गया है। तो मेटा पर केंद्र सरकार का सख्त रुख अब देखने को मिल रहा है। बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट पर यह पूरा नोटिस भेजा गया है। और अब वक्त है खेल प्राइम का, तो चलिए देखते हैं खेल जगत की खबरें। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ गई हैं। सुचित्रा, ओवर टू यू। शुक्रिया शैला। और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र फुटबॉल विश्व कप पर है, तो सबसे पहले देखते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई खबरें। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा और पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और एम्बापे ने 70वें मिनट में मिली पेनल्टी पर निर्णायक गोल किया। इसके बाद फ्रांस की रक्षा पंक्ति ने पैराग्वे के लगातार हमलों को नाकाम करते हुए ये बढ़त बरकरार रखी। पैराग्वे ने बराबरी के कई प्रयास किए, लेकिन फ्रांस के गोलकीपर और डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने लगातार मजबूत प्रदर्शन जारी रखा है और अब क्वार्टर फाइनल में उसका सामना मोरक्को से होगा। और किलियन एम्बापे का जो रिकॉर्ड प्रदर्शन है वो जारी है। एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है किलियन एम्बापे ने। उन्होंने पैराग्वे के खिलाफ खेले गए मैच में 1 गोल किया और इसके साथ ही जो उनका रिकॉर्ड है वो लगातार जारी है। एम्बापे ने 70वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया इस मैच में। इस विश्व कप में अब एम्बापे के नाम 7 गोल हो गए हैं और गोल्डन बूट की जो रेस चल रही है एम्बापे मेसी के बीच, उसमें उन्होंने मेसी की बराबरी कर ली है। दोनों के ही नाम पर 7 गोल हैं। एम्बापे ने विश्व कप के 2 संस्करण में 7 या उससे ज्यादा गोल किए हैं। एम्बापे के नाम अब विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में 11 गोल हैं। विश्व कप के इतिहास में वो यूरोप के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। विश्व कप में एम्बापे के 19 गोल हो गए हैं और खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 27 साल की उम्र में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है, यानी कि रिकॉर्ड्स के एक अंबार पर खड़े हो चुके हैं एम्बापे और उसे आगे लेकर जा रहे हैं।
फीफा विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस मैच में दोनों टीमों की ही तरफ से अनुशासनहीनता देखने को मिली। मैच में रिकॉर्ड 8 येलो कार्ड दिखाए गए और 38 फाउल भी देखने को मिले। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाने वाली मोरक्को की टीम ने पहला गोल 50वें मिनट में करके बढ़त हासिल की। इसके बाद मोरक्को ने 2 और गोल दागकर मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। इस जीत के साथ ही मोरक्को ने लगातार दूसरी बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। मोरक्को 2 बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश है और मोरक्को का अविजित सिलसिला अब 10 मैच का हो गया है। बात करते हैं आज देर रात होने वाले मुकाबलों की। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। मेट लाइफ स्टेडियम में होने वाले इस मैच में दोनों टीमों की नजर जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर रहेगी। रिकॉर्ड 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के पास नॉकआउट मुकाबलों में खेलने का काफी अनुभव है। ब्राजील की टीम 24 साल का इंतजार समाप्त करते हुए एक बार फिर विश्व चैंपियन बनना चाहती है। ब्राजील ने राउंड ऑफ 32 में स्टॉपेज टाइम में हुए गोल की मदद से जापान को मात दी थी। नॉर्वे ने 28 साल बाद विश्व कप में वापसी की है। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सिर्फ दूसरी बार राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई है। टीम के स्टार अर्लिंग हालांड 5 गोल कर चुके हैं और एक बार फिर सबके आकर्षण का केंद्र रहेंगे। खास बात यह है कि ब्राजील ने नॉर्वे को कभी नहीं हराया है। दोनों टीम 4 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 2 मैच ड्रॉ रहे और 2 में नॉर्वे ने जीत दर्ज की। इसमें 1998 के विश्व कप के ग्रुप स्टेज में 2-1 की यादगार जीत भी शामिल है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड और मैक्सिको आमने सामने होंगे। ये मैच मैक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम के साथ इंग्लैंड की कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हैं। इंग्लैंड को 1986 के यादगार क्वार्टर फाइनल में इसी स्टेडियम में अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस विश्व कप में इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में क्रोएशिया और पनामा को मात दी थी। वहीं घाना के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला था। राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड ने कड़े मुकाबले में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए कोंगो को हराया था। कप्तान हैरी केन ने आखिरी 15 मिनट में 2 गोल दागकर अपनी टीम को वो जीत दिलाई थी। वहीं मैक्सिको ने इस विश्व कप में अपने 4 मुकाबलों में अब तक एक भी गोल नहीं खाया है और उन्होंने हर मैच में 2 के औसत से गोल किए हैं। वे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक को मात देकर ग्रुप ए में शीर्ष पर रहे थे। राउंड ऑफ 32 में उन्होंने इक्वाडोर को 2-0 से मात दी थी। 1986 के बाद से ये उनकी पहली नॉकआउट जीत थी। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं शैला के पास। शुक्रिया सुचित्रा। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।